हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी आज आपके लिए एक विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में अक्सर कई लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से लिखी तो नहीं है, लेकिन उनको कहीं न कहीं जो है संविधान में मूलभूत ढांचे के रूप में या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं उसके रूप में मान्यता प्रदान की हुई है। उसी में से एक विषय बनता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले उसको हम वैश्विक स्तर पर कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, उसका अर्थ क्या है, भारत में उसकी स्थिति क्या है, इन सब बातों को विस्तृत में जानने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एक कोटेशन से कि शक्ति व्यक्ति को विश्व बनाती है और अधिक शक्ति व्यक्ति को खत्म बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिषेक त्रिवेदी आज शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आप लोगों को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का लेक्चर देने जा रहा हूँ। मतलब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की जो बात है, सर्वप्रथम जो है इसके बारे में माना जाता है कि इसकी व्याख्या जो है अरस्तु महोदय ने की, जिसे आगे चल करके जॉन लॉक महोदय ने भी विस्तृत रूप से बताया। लेकिन इसके विस्तृत विवेचन का जो कार्य है ये माना जाता है फ्रांस के जो दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू महोदय विधिशास्त्री जो थे उन्होंने किया। क्योंकि फ्रांस के जो ये विधिशास्त्री थे मॉन्टेस्क्यू महोदय, ये अपने यहाँ जो फ्रांस के इनके तानाशाह थे बोर इनके शासनकाल से बड़ा परेशान हो चुके थे, क्योंकि सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति तानाशाह में नहीं थी और वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। इसी क्रम में इन्होंने शक्तियों को तीन तरीके बताए कि तीन तरीके से शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। इनका मानना था कि सरकार जो है उसके तीन अंग होते हैं। पहला अंग विधायिका, विधायिका अर्थात वह अंग जिसका काम है विधि का निर्माण। दूसरा अंग कार्यपालिका, कार्यपालिका अर्थात जिसका कार्य है कि विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों का संचालन कैसे करा जाएगा, कार्यान्वयन कैसे कराया जाएगा, ये काम कार्यपालिका है। और तीसरा इनके ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए सरकार का, जो है न्यायपालिका। न्यायपालिका अर्थात जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम हैं या कानून है, कार्यपालिका द्वारा जिनका कार्यान्वयन किया गया है, जिनको लागू कराया गया है, उनका निर्वचन करना विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों का। दूसरा ये देखना कि क्या कार्यपालिका ने सही तरीके से उन नियमों को लागू किया। ये था मुख्य रूप से फ्रांस के जो विधिवेत्ता थे मॉन्टेस्क्यू जी का सरकार के प्रति शक्तिकरण पृथक्करण के सिद्धांत के प्रति एक दृष्टि। इन्होंने 1748 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। उस द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में इन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जो है विस्तृत विवेचन किया था। आगे बढ़ते हैं तो एक महान विधिवेत्ता हुए हैं रूडोल्फ फिलिप्स। उन्होंने भी काफ़ी हद तक इसको बताने का प्रयास किया है। उन्होंने तीन सिद्धांत मुख्य रूप से बताए, जिनका सार अगर हम निकालें तो पहला सिद्धांत ये था कि सरकार में एक ही व्यक्ति जो है वो एक से अधिक आर्गन्स का संचालन न करे। दूसरी बात वो कहते थे कि सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। और तीसरी बात रूडोल्फ फिलिप्स महोदय कहते थे कि एक अंग दूसरे अंग के कार्यों को न करे। अर्थात रूडोल्फ फिलिप्स ने भी काफ़ी हद तक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आवश्यकता को पूरा करने का है। अब जब अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, तो अब हम देखते हैं कि किन किन देशों में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। तो मुख्यतः हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की, इंग्लैंड की और फिर अंत में भारत की। तो जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर कठोर रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, क्योंकि वहाँ के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 1 में वहाँ की विधायिका अर्थात संसद, जिसको कि वहाँ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, में बताया गया है कि वहाँ पर विधायिका के द्वारा विधान बनाने का कार्य होगा। वहाँ के आर्टिकल 2 में वहाँ की कार्यपालिका को बताया गया है कि जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को कार्यान्वित करेगी, लागू करवाएगी, इन्फोर्समेंट करवाएगी। एवं वहाँ के अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि एक न्यायपालिका होगी जो इनके विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का निर्वचन करेगी एवं कैसे कार्यान्वित किए जा रहे हैं कानून उनको देखेगी। अर्थात सरल शब्दों में हम कहें तो अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समाहित किया गया है, वो कठोर रूप से इसका पालन किया गया है। जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की,
अब चूंकि इंग्लैंड की जब बात करें तो इंग्लैंड में के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर अलिखित विधियाँ हैं बहुत सारी, और वहाँ पर जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत जो है वो लागू नहीं है। कुछ समय पहले वहाँ पर एक डेगनोर समिति बनाई गई थी, तो डेगनोर समिति जो बनी थी उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसने कहा कि इंग्लैंड में जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इन तीनों सिद्धांतों में कोई कठोर रूप से पृथक्करण नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बात करेंगे हम तो भारत की, चूँकि भारत में जो विधि का विकास हुआ है काफ़ी हद तक इंग्लैंड से प्रेरित रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद में भारत में विधि शासन और ये सारी संकल्पनाएं विकसित हुई, कानून बने। तो भारत में भी आलोचक ये कहते हैं कि विधि जो सत्य पृथक्करण का सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से समाहित नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि कहीं स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है भारतीय संविधान में कि यहाँ पर जो है सत्य पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो पूर्ण रूप से लागू होगा। अब ये ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको स्पष्ट विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे, क्योंकि भारत के संविधान को जब हम उठाएंगे तो कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से ये डिसाइड होगा कि भारत में सत्य पृथक्करण का सिद्धांत संपूर्ण रूप से है या नहीं। दूसरी बात स्पष्ट करती है, हमारे यहाँ न्यायपालिका इस चीज़ का निर्वचन करती है कि भारत में स्पष्ट रूप से सत्य पृथक्करण का सिद्धांत उपलब्ध है अथवा नागरिकों को प्राप्त या सरकार के लिए सत्य पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 हमको ये बताता है कि निचले स्तर से जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा, अर्थात कहीं न कहीं सत्य पृथक्करण के सिद्धांत की नींव अनुच्छेद 50 में काफ़ी हद तक मानी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, जब अनुच्छेद 53 पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कार्यपालिकी शक्ति का जो पावर है वो स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को प्रदान कर दिया गया है। और वहीं राज्यों की जब बात करेंगे तो अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिकी शक्ति वहाँ के राज्यपाल में निहित होगी। परंतु इन सब सारी चीज़ों जो हैं, अब जब ये सारी चीज़ों की बात करेंगे हम, उसके साथ हमको याद रखना है कुछ और अनुच्छेद जिनके आधार पर आलोचक ये कहते हैं कि भारत में सत्य पृथक्करण का सिद्धांत कठोर रूप से लागू नहीं है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे विधायिका की, अर्थात जिसका काम होता है विधि का निर्माण करना। लेकिन विधायिका विधि निर्माण के कार्य के अलावा भी बहुत सारे कार्य करती है, जैसा कि विभिन्न अनुच्छेदों में संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित है। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 105 जो है वो संसद से रिलेटेड है और 194 जो है वो राज्य के विधानमंडल से रिलेटेड है। दोनों ये बताते हैं वहाँ पर अगर राज्य का जो राष्ट्रपति है, अगर जो संसद है, अगर उसके विशेषाधिकारों का हनन किया जाता है या राज्य में विधानमंडलों के विशेषाधिकारों का हनन किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो वाद लाया जा सकेगा इनका विशेषाधिकार हनन का, वो बात जो है संसद की शक्ति के अंतर्गत आता है। और संसद जो है ये जब काम करती है तो कहीं न कहीं विशेषाधिकार हनन का बात आकर ये न्यायिक कृत्य में आता है, अर्थात विधायिका विधि बनाने के साथ साथ न्यायिक कृत्य का संपादन भी यहाँ पर कर रही है। दूसरा, आर्टिकल 61 और 67 की बात 67 की जब बात हम करेंगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो दोनों पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वहाँ पर संसद में आती है, और यहाँ पर राज्य जो है वो राज्य के विधानमंडलों में आती है। ये भी एक न्यायिक कृत्य है किसी को पद से हटाना, तो कहीं न कहीं ये भी जो है विधायिका जो है दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप। तीसरी चीज़ है आर्टिकल 124, जहाँ पे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन पर जब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, तो ये भी कहीं न कहीं जो विधायिका जो है दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप, यानी सत्य पृथक्करण का सिद्धांत विधायिका फॉलो नहीं करती है या भारत में नहीं शामिल किया गया है इन चीज़ों को। आगे बात करते हैं कार्यपालिका की। चूँकि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि अगर विश्रांत काल में या किसी ऐसी अचानक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, जो कि विधि के समान, कानून के समान बाध्यकारी वर्ग रखता है। तो ये शक्ति उसकी कहीं न कहीं विधि निर्माण करने की शक्ति है, ये विधायिका के कार्यों का संपादन वो करता है। इसी के साथ अनुच्छेद 72 और 161 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान की शक्ति है, तो समाधान की शक्ति जो है वो कहीं न कहीं न्यायिक कृत्यों का संपादन करता है। ऐसे बहुत से अनुच्छेद हैं, लेकिन हमको बहुत शार्ट में आपको उदाहरण देने हैं, इसलिए हम आपको आगे बताते हैं
अब कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका को, न्यायपालिका की जब बात करेंगे तो न्यायपालिका है कानूनों का निर्वचन करना चूंकि कार्य, लेकिन बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं जैसे 145 हो गया, 145 के साथ में 227 हो गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट नियम बनाता है और हाई कोर्ट नियम बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये नियम बनाता है, तो ये जो है नियम बनाने का काम चूंकि विधायकी कार्य ये कर रहा है। उसके बाद में 139 हो गया, 228 है जो मामलों के अंतरण की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्रमशः, तो ये कहीं न कहीं जो है कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करता है। इस तरीके से जो आलोचक हैं वो ये बात कहते हैं कि भारत में जो है विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य एक दूसरे के स्पष्ट रूप से कार्यों का विभाजन नहीं है, इसीलिए एक दूसरे के कार्यों को लोग करते हैं और सत्य पृथक्करण का सिद्धांत भारत में मूल रूप से समान है। लेकिन भारत में न्यायपालिका जो है उसने कहीं न कहीं जो है इस चीज़ को एक तरीके से साबित किया है कि सत्य पृथक्करण का सिद्धांत भारत में समान है, जिसको हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के माध्यम से समझेंगे, जो कि काफ़ी न्यायपालिका हो चाहे विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका चूंकि निर्वचन कर रही है तो वो विधि बनाने का काम कर रही है, तो ये भी एक न्यायिक सक्रियता भी उस पर एक है, आक्षेप लगता है। खैर वो बात शार्ट में बताएंगे हम आपको। अब हम आते हैं केस पर। सबसे पहला केस आया था साथियों एक इन री देहली राज एक्ट का। तो जो इन री देहली राज एक्ट का जो वाद आया था, सर्वप्रथम उस केस में ये बताया गया था कि भारत में जो है सत्य पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप से समाहित नहीं है। उसके बाद में कठोर अर्थों में एक तरीके से इसको, उसके बाद में दूसरा केस आया राम जब आया बनाम पंजाब। इस केस में बताया गया कि भारत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कठोर अर्थ में जो है भारत में ये इसका प्रावधान लागू नहीं है, लेकिन तीनों अंगों का पृथक्करण किया है। और सबसे महत्वपूर्ण फिर केस अब आप जो आएंगे ये आता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का। ये साथियों इस दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट केस है कि इसमें पहली बार 11 जजों की पीठ ने जो है 6-5 के बहुमत से निर्णय दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस थे सुब्बाराव महोदय। इसमें सुब्बाराव महोदय ने कहा कि भले ही कठोर अर्थों में सत्य पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, फिर भी तीनों अंगों को अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करना चाहिए। अब इसके बाद सबसे लीडिंग और लैंडमार्क जजमेंट हमारे सामने आता है, जो हमें ये बताता है केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य 1973 का केस। साथियों याद रखिएगा, आज तक भारत में सबसे बड़ी पीठ भी इसी वाद में बनाई गई है, 13 जजों की पीठ, और 7 और 6 के उससे बहुमत से निर्णय आया अनुपात से, जिसमें ये कहा गया कि सत्य पृथक्करण का सिद्धांत संविधान का मूलभूत आधार ढांचा है और इस ढांचे में संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद परिवर्तन नहीं कर सकती है। दोस्तों मूलभूत ढांचे के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ वो है जो नींव है, रीढ़ है, अर्थात संसद को भी इसमें शक्ति नहीं है कि सत्य पृथक्करण के सिद्धांत में वो परिवर्तन कर सके। उसके बाद में एक केस आया था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का, जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका जो है वो मूलभूत सिद्धांत है संविधान का। तो कहीं न कहीं इन केसों के माध्यम से हमारी न्यायपालिका ने जब ये कह दिया कि सत्य पृथक्करण का सिद्धांत संविधान का मूलभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, नींव है, रीढ़ है, मेरुदंड है, तब हम ये बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि भारत में सत्य पृथक्करण का सिद्धांत शामिल नहीं है। अब साथियों दो चीजें आती हैं, एक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आता है, एक शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत आता है। यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि शक्ति पृथक्करण और शक्तियों के विभाजन दोनों में पर्याप्त अंतर है। जब हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करेंगे तो सरकार के कार्यों का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों की पृथकता करेंगे। लेकिन जब हम शक्तियों के विभाजन की बात करेंगे तब हम संविधान की अनुसूची नंबर 7, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अर्थात संघ सूची के विषय पर संघ की कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची पर राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की, और संवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों के कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो शक्तियों के विभाजन को संविधान के अनुसूची नंबर 7 से हम डिफाइन करेंगे, लेकिन सत्य पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो सरकार के अंगों में विभाजन करता है। अंत में करतार सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का एक केस है, जिसका भी अगर हम सार निकालें तो जैसे श्यामा स्वामी जी जो थे उन्होंने भी इसमें कहा था कि संविधान जो है वो कार्यों का एक तरीके से सिद्धांत है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है इन सब में पृथकता कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे कि अगर पूछा जाए सत्य पृथक्करण के सिद्धांत की बात, तो हम ये कहेंगे कि अमेरिका में इसका कठोरता से पालन होता है,
भारत में भले ही कहीं लिखित रूप से स्पष्ट रूप से इसका वर्णन न हो विभिन्न अनुच्छेदों के शक्तियों के विभाजन के उपरांत भी, और ये अपवाद भी सम्मिलित हो, क्योंकि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने बात कही है कि भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मूलभूत ढांचा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समाहित है, भले ही कठोर रूप से नहीं है, लेकिन शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान में समाहित है। धन्यवाद। आप कैसा लगा हमारा आज का वीडियो जरूर बताएं हमको। धन्यवाद।